हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर यूजीसी में पेपर वन इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे एज अ टेस्ट सीरीज, एज अ मॉक टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पर सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से लाइव आ जाइए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और एक बार कंफर्म कर दीजिए कि आप सभी को ऑडियो विजुअल क्लियर है या नहीं। ठीक है, यूजीसी नेट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये पेपर वन के लिए। ठीक है, तो जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए और यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस है इनको सॉल्व करेंगे आज आप ही। ये नए क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं उसका भी आपको इसी से हिंट मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन के साथ। क्वेश्चन नंबर वन आप सभी के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग पेयर? इनमें से कौन सा एक गलत युग्म है, यानी कौन सा ऐसा पेयर है जो कि गलत है। यहाँ पर आज के जो ये क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए एक तरीके की टेस्ट सीरीज है। ठीक है, एक तरीके के मॉक टेस्ट है, एक तरीके का आप कह सकते हो कि आप लोगों को जो है पता चल जाएगा एग्जाम का पैटर्न। तो क्वेश्चन नंबर वन, सही आंसर बताइए। अब यहाँ पर आरओएस अधिगम का सिद्धांत है, एसआर थ्योरी लर्निंग विद री है, आरएस थ्योरी ऑफ लर्निंग है, एसओआर अधिगम का सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर वन, क्या आंसर होगा? अतुल्य, राधा, सृष्टि, सीता, क्या होगा क्वेश्चन नंबर वन का सही आंसर? जल्दी से सब लोग कमेंट करके बताते चले। नहीं पता, कोई बात नहीं, ऐसे ही एग्जाम में आएगा। हो सकता है पेयरिंग दी जाए, थ्योरीज दी जाए, लर्निंग थ्योरी से क्वेश्चन है, टीचिंग एप्टीट्यूड से, तो ऐसे ही दी जाए और आपको सही आंसर बताना हो। तो यहाँ पर जो गलत है वो कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर बी, एसआर थ्योरी ऑफ लर्निंग विद री। इन्होंने कहा कि गुथरी ने दिया था, नहीं, वो सिद्धांत गुथरी ने दिया, ये गलत है। एसआर अधिगम का सिद्धांत पुनर्बलन यानी री के सिद्धांत के साथ बीएफ स्किनर ने दिया था। इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट है चूहों और कबूतरों पे किया था। तो अगर बाकी की चीजें देखें तो आर ओ एस लर्निंग ऑफ थ्योरी पावलोव ने दी थी, ये सही है। आर एस थ्योरी ऑफ लर्निंग हल ने दी थी, ये भी सही है। एस ओ आर थ्योरी ऑफ लर्निंग स्किनर ने दी थी, ये भी सही है। लेकिन एस आर स्टिमुलस रिस्पॉन्स, एस आर का क्या मतलब होता है? स्टिमुलस रिस्पॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर वन ऑप्शन नंबर बी गलत। क्वेश्चन नंबर टू, सर्वप्रथम ब्रेल का विकास किस देश में हुआ? अब ये ब्रेल क्या है? ये वो लिपि है, जैसे जो अंधे होते हैं, जो ब्लाइंड है, वो पढ़ने की क्षमता जिससे आती है, उनको समझने लगते हैं जिस चीज से, है ना, जो उनकी जो लैंग्वेज है जिस तरीके से सीखने वाली, उस वो है ये ब्रेल। तो इन विच कंट्री ब्रेल वाज डेवलप्ड फर्स्ट? फर्स्ट टाइम यूके, यूएसए, फ्रांस और जर्मनी। क्वेश्चन नंबर टू, करेक्ट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। सर्वप्रथम ब्रेल जो ये जो है आपकी लैंग्वेज है, इसका विकास फ्रांस में हुआ। ब्रेल जो पद्धति है एक तरीके की लिपि है जिसमें विश्व भर में नेत्रहीनों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। इस पद्धति का आविष्कार 1884 यानी 1884 में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था, और इसी वजह से इन्हीं के नाम पे ये जो ब्रेल लिपि है उसका विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री आप सभी लोगों के सामने, यूजीसी नेट पेपर वन इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है ये। क्वेश्चन है, द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आर। मानकीकृत जो स्टैंडर्ड बेस्ड परीक्षण होता है उसकी दो सर्वाधिक आवश्यक विशेषताएं इनमें से कौन सी है? क्वेश्चन नंबर थ्री, आराम से क्वेश्चन को कर लोगे अगर आप ध्यान से देखोगे। ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, वैलिडिटी, यूटिलिटी, यूटिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर टू, और सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, विश्वसनीयता और वैधता। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की बात करी गई है।
मानकीकृत परीक्षण में विश्वसनीयता और वैधता सबसे ज्यादा आवश्यक है। यह एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें सभी परीक्षार्थियों को एक ही तरह से समान परीक्षण दिया जाता है और सभी के लिए एक ही प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। जैसे कि कहा जाए कि भाई आप सबने 40% लाना है, एक इन्होंने स्टैंडर्ड बना दिया, अब आपको सबको उसी को ही फॉलो करना होगा। तो एक स्टैंडर्ड ये टेस्ट की बात हो रही है, उसमें क्या चीज जरूरी है? विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। क्वेश्चन नंबर 4, किस मापन के स्तर में परम शून्य बिंदु होता है? ये एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है आपका। एक तरीके से एग्जाम के क्वेश्चंस इसमें से आपको मिल जाएंगे। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर? ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, परम शून्य बिंदु या एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट किसमें होता है? तो नॉमिनल लेवल। किस मापन के स्तर में परम शून्य बिंदु होता है? तो ऊष्मागति के तृतीय नियम की सहायता से बताया जाता है, जिसमें सैद्धांतिक रूप से जो सबसे कम ताप संभव हो उसे परम शून्य कहते हैं। परम शून्य न्यूनतम संभव तापमान है, जिसे कम कोई ताप अनुभव संभव नहीं है। इसका मान 273 डिग्री सेल्सियस होता है। परम शून्य ताप आनुपातिक स्तर पर निर्भर करता है। आनुपातिक यानी कि रेशियो, और यहाँ पर सही आंसर नॉमिनल नहीं होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सही है आप लोग, ऑप्शन नंबर डी ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। परम शून्य एब्सोल्यूट जीरो किसमें आएगा? रेशियो लेवल पे आएगा, यानी अनुपातिक स्तर पे आएगा। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक शोधकर्ता आधुनिकीकरण के प्रति युवाओं की अभिवृत्ति मापना चाहता है, तो वो कौन सा प्रयोग करेगा इसमें से? A researcher wants to measure attitude of youth towards modernization. He will use, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। रिपीट होते हैं यहाँ से क्वेश्चन जो आज हम आपको करवा रहे हैं। सही आंसर प्रोजेक्टिव टेक्निक, इंटरव्यू, लिकर्ट स्केल या सोशियोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 5 करेक्ट आंसर है सी, लिकर्ट स्केल। इस पैमाने का आविष्कार मनोवैज्ञानिक रेंसिस लिकर्ट ने किया था। लिकर्ट उचित पैमाने के बीच अंतर करता है। क्वेश्चन नंबर 6, विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक शिक्षा संस्थाओं को कौन सा निकाय मान्यता देता है? विच बॉडी गिवन रिकॉग्निशन टू टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन द फील्ड ऑफ स्पेशल एजुकेशन? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, यूजीसी विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में यानी स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कौन सा निकाय मान्यता देता है? पूछा गया क्वेश्चन है। यूजीसी, आरसीआई, एनसीटीई या एआईसीटीई। अगर इन चारों के बारे में आप जानते हो तो आराम से क्वेश्चन का आंसर कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन नंबर बी, आरसीआई। विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक शिक्षा संस्थाओं के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद, जिसे हम आरसीआई कहते हैं, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया मान्यता देता है। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से किसने शिक्षण मशीन का निर्माण किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग मेड टीचिंग मशीन? जिनको भी लग रहे हो नए क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो लोग तुरंत ही वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे, ठीक है? ग्लेसर, बी एफ स्किनर, ब्लूम या सिडनी प्रेसी?
सबने क्वेश्चन नंबर जरूर डालना है। हु ऑफ द फॉलोइंग मेड टीचिंग मशीन, इनमें से शिक्षण मशीन का निर्माण किसने किया है? ग्लेसर ने, बीएफ स्किनर ने, ब्लूम ने या सिडनी प्रेसी ने? क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर डी सिडनी प्रेसी। शिक्षण मशीन जिसे हम टीचिंग मशीन कहते हैं, इसका निर्माण सिडनी प्रेसी ने कब किया था? 1920 में। यह मशीन विद्यार्थियों को पढ़ाती है। यह मशीन तभी सेट हो सकती थी जब विद्यार्थी सही उत्तर देते थे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर तो यही लिख दिया भाई। क्वेश्चन नंबर 8 एक बार देख लो फिर भी। अध्यापक शिक्षा में अलगाव शब्द या आइसोलेशन जिसको कहते हैं, शब्द को किसके द्वारा कहा गया था या बताया गया था? तो अध्यापक यानी टीचर एजुकेशन में अलगाव शब्द का प्रयोग कोठारी आयोग द्वारा किया गया था। डीएस कोठारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग गठित किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन नंबर 9 सही आंसर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, आंसर करते जाइए, एक तरीके का आज मॉक टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 10। In rejecting the null hypothesis, the researcher is expected to do which error? क्वेश्चन नंबर 10 सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। शून्य परिकल्पना को स्वीकार करते समय शोधकर्ता प्रथम प्रकार की त्रुटि संभावित है यानी टाइप 1 एरर। कितने क्वेश्चन हो गए भाई? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। केस स्टडी मेथड गिव्स इंपॉर्टेंस टू। अगला क्वेश्चन, केस स्टडी मेथड में किस चीज को महत्व दिया जाता है? जल्दी जल्दी आंसर करते जाइए, अब सुपर फास्ट स्पीड चलेगी ये। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। तो केस स्टडी में क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके सामने? ऑप्शन नंबर डी, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका प्रयोग फ्रेडरिक ली प्ले ने 1829 में सामाजिक विज्ञान में किया था। क्वेश्चन नंबर 11। The status quo of quotation in research can be studied through। अनुसंधान में यथावत परिस्थिति का अध्ययन किया जाता है किसमें? क्वेश्चन नंबर 11 करेक्ट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी, सर्वे रिसर्च। सर्वे करने जाते हैं, जो चीज हमें एक्सपीरियंस होती है, जैसी स्थिति है
हमें वैसी ही स्थिति बतानी होती है, तो यहाँ सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, प्रयोगात्मक शोध करते हुए एक शोधकर्ता को नियंत्रित करना चाहिए इनमें से किस चीज को? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में सिंपल सा इन्होंने पूछा है कि किस चीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को। क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन नंबर सी, बाह्य चर को। ठीक है, यदि हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल यानी बाह्य चर को कंट्रोल नहीं करेंगे तो प्रयोग के परिणाम पर भी उसका प्रभाव पड़ता रहेगा, तो सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा फैलाव का सर्वाधिक स्थिर मान है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल मेजर ऑफ डिस्पर्सन? क्वेश्चन नंबर 13, का सही आंसर राधा ने कहा है सी, अमित ने भी कहा है सी। देखते हैं, सी बिल्कुल सही है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल, यानी स्थिर मान वाला है, तो वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। माध्य विचलन में मानक विचलन की गणना करते समय धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। इसमें माध्य विचलन में। क्वेश्चन नंबर 14, आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट? इनमें से कौन अप्राचलिक परीक्षण नहीं है? साइन टेस्ट, टी टेस्ट, मीडियन टेस्ट या रन टेस्ट? नॉन पैरामेट्रिक, पैरामेट्रिक दोनों तरफ से क्वेश्चन आते हैं। प्रतीक ने कहा है बी, देखते हैं सही है कि नहीं। बिल्कुल सही है, टी टेस्ट। टी टेस्ट नॉन पैरामेट्रिक है। यह एक पैरामेट्रिक परीक्षण है। इस परीक्षण में अप्रचालिक परीक्षण नहीं है। यानी ये एक पैरामेट्रिक टेस्ट है और इसमें एक या उससे अधिक जनसंख्या पैरामीटरों के परीक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, डायमेंशनल सैम्पलिंग इज एक्सटेंशन ऑफ विमात्मक प्रतिदर्श विधि विस्तार है किस चीज का? इसमें से सैम्पलिंग आपको आंसर करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100% जो एग्जाम में आने वाले हैं, आज आपके सामने है। अपना लेवल खुद चेक कर सकते हैं आज आप। अभी तक आपने देखा प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, लेकिन बीच बीच में एक्सटेंशन भी आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सही आंसर देखिए ऑप्शन नंबर ए, कोटा सैंपलिंग, जिसे हम आनुपातिक प्रदर्श भी कहते हैं। डायमेंशनल सैंपलिंग इज एक्सटेंशन ऑफ कोटा सैंपलिंग। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर करो।
चलिए क्वेश्चन नंबर 16, करेक्ट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यदि दो चरों पर प्राप्त गुणांक नामित स्तर पर हो और वहां वास्तविक द्विविभाजन हो तो सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने के लिए फाई गुणांक का इस्तेमाल करेंगे। एक्सप्लेनेशन पढ़ते जाना, ठीक है। थोड़ा सा मेरा भी गला सही नहीं है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग क्वेश्चन को खुद से पढ़ के एक बार सॉल्व करो, अदरवाइज मेरे लिए बहुत मुश्किल है बोलना, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ते जाए, आंसर करते जाए, मेरी आवाज पे ना जाए। क्वेश्चन नंबर 17, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एज। सब आज सिर्फ क्वेश्चन को तरफ ध्यान देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एज। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। बार बार आता है, हो सकता है आप में से किसी के क्वेश्चन पेपर में ये भी दिख जाए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर बी स्टैंडर्ड एरर। प्रामाणिक त्रुटि, प्रतिदर्श वितरण के प्रामाणिक विचलन को प्रामाणिक त्रुटि कहते हैं, यानी स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, जिनको ये लग रहा है कि मैम आज कैसे क्वेश्चंस करवा रही हैं, तो आप लोगों में से अगर किसी ने भी लास्ट एग्जाम या 2025 में जनवरी का या जून का एग्जाम दिया हो, तो वो बता सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। यदि किसी वितरण का प्रामाणिक विचलन, ऐसे वाले क्वेश्चन बन के आ रहे हैं जहां मैचिंग आ रही है, इसका तो अभी आप एक क्वेश्चन देख रहे हो, लेकिन इसकी मैचिंग आ रही है। If standard deviation of a distribution is 6.0 and n equal to 100, standard error of a mean will be। सोनम, आ रहे हैं ना ऐसे क्वेश्चन? बल्कि यहाँ पर तो अभी आपको इसका तरीका मिल जाएगा। एग्जाम में तो इसकी पूरी मैचिंग आ रही है, इसकी अलग अलग डिजिट दे करके मैचिंग पूछ ले रहे हैं। कैसे सॉल्व होगा देखिए। यहाँ पर प्रामाणिक विचलन की बात करें तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, आपको निकालनी है एरर, तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर मीन हो गया 6, प्रामाणिक विचलन हो गया, और नीचे हम अपना कर देंगे 100 जो हमारा n है, निकालेंगे 0.6। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षा मंत्रालय को बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कब बनाया गया था? अब तो फिर से मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय बना दिया, लेकिन शिक्षा मंत्रालय को पहले कब बदला गया था? मानवी ने कहा 86 को। क्वेश्चन नंबर 19 सही आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर ए 1985। शिक्षा मंत्रालय को बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय 1985 में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन वैधता का एक प्रकार नहीं है? कंटेंट वैलिडिटी, कंसेप्ट, क्राइटेरियन, कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी। Which of the following is not a type of validity? विशाल ने कहा है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, ऑप्शन नंबर बेटा बी, ऑप्शन नंबर बी है कॉन्सेप्ट वैलिडिटी। किसी परीक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता में विषय वस्तु भी है, यानी कंटेंट वैलिडिटी है, क्राइटेरियन वैलिडिटी है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है, प्रोसीजरल भी है, लेकिन कौन सी नहीं है? कॉन्सेप्ट वैलिडिटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21,
भारतीय संविधान में किस विकल्प में 14 साल से कम आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? क्वेश्चन नंबर 21। जिसको भी जेआरएफ क्रैक करना हो, नेट जेआरएफ आर्टिकल 42, मुनिराज ने कहा आर्टिकल 42। लेट्स सी द आंसर, क्वेश्चन नंबर 21, ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 में 14 ईयर से कम आयु के यानी 14 साल से कम आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा है। बी होगा कि सी होगा, एक बार कंफर्म कर दो जरा। किस आर्टिकल में, सी सही है कि बी सही है? जल्दी से एक बार कंफर्म कर दीजिए। आर्टिकल 40, आर्टिकल 40, 42, आर्टिकल 45 या आर्टिकल 46? वैसे अगर हम बात करें तो आरटीई एक्ट जो हुआ था, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, आरटीई एक्ट 2009 में आया था, आर्टिकल 21 ए था उसमें। वो तो 21 ए के तहत था। यहाँ पर क्या होगा? आर्टिकल 45 है रूबी, आर्टिकल 45, ठीक है। तो जहां पर भी कंफ्यूजन हुआ करे एक बार क्रॉस चेक कर लिया करो, सही आंसर 45, ठीक है। चेक भी करते रहा करो कि कोई नई अपडेट तो नहीं आई है उसमें। क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया? Which amendment of the Indian Constitution brought in education into concurrent list? Question number 22. Fortieth, 42, 44, 47. Indian Constitution brought education into concurrent list. Question number 22. सही आंसर है बी, 42। 42वां संशोधन शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जहां पर भी ये आर्टिकल्स आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। ये आर्टिकल्स भी इस समय पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मैचिंग बिठाएं जरा। क्रिटिसिज्म ऑफ डेटा, कोरिलेशनल स्टडी, ट्रीटमेंट ऑफ वेरिएबल्स, लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल स्टडी। अब अगर ऐसे क्वेश्चंस को अगर आपने सॉल्व कर लिया, ट्रस्ट मी, एग्जाम में आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ अलग कर रहे हो, आपको लगेगा नहीं हम ऐसे ही क्वेश्चंस को फेस करके आए हुए हैं। मैचिंग है क्वेश्चन नंबर 23। सही आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी, यानी आंकड़ों की समालोचना यानी आलोचना। क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म किस में होती है? ऐतिहासिक अनुसंधान में। क्रिटिसिज्म किस में आ गया? हिस्टोरिकल में आ गया। सह संबंधात्मक अध्ययन, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो गया। बी का ऑलरेडी हमारे सामने है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ट्रीटमेंट ऑफ वेरिएबल्स किस में चला गया? एक्सपेरिमेंटल में चला गया। लॉन्गिट्यूडनल हो गई डेवलपमेंट रिसर्च। दो भी अगर आपने ऑप्शन सही कर लिए, बाकी ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 24। बी एफ स्किनर, नॉर्मन क्राउडर, थॉमस गिलबर्ट और थॉर्नडाइक, बताइए इनके बारे में इन्होंने क्या चीज इसमें से करी है? मैथमेटिक्स, लीनियर प्रोग्रामिंग,
फंडामेंटल आइडिया अबाउट सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल और ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग। क्वेश्चन नंबर 24। 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बीएफ स्किनर, ऑप्शन नंबर ए, बीएफ स्किनर किससे रिलेट करेगा? रेखीय अभिक्रम यानी लीनियर प्रोग्रामिंग। नॉर्मन क्राउडर शाखीय अभिक्रम यानी ऑप्शन नंबर 4 ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग। थॉमस गिलबर्ट मैथमेटिक्स और थॉर्नडाइक फंडामेंटल आइडिया अबाउट सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट इज द टाइटल ऑफ विच रिपोर्ट? शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास किस प्रतिवेदन का शीर्षक है? और ये वाला क्वेश्चन भी काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है। 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रिपोर्ट ऑफ मुदालियर कमीशन। मुदालियर नहीं भाई, बी नहीं होगा, कोठारी कमीशन। शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास से जहां जुड़ जाए एजुकेशन और नेशनल डेवलपमेंट, वो किससे होगा? कोठारी कमीशन। ठीक है, तो बी की जगह सही आंसर कर लो सी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कोठारी कमीशन। एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट इज द टाइटल ऑफ विच रिपोर्ट? कोठारी कमीशन। क्वेश्चन नंबर 26। Which of the following does not depend on mean? इनमें से कौन मध्य मान पर आधारित नहीं है? पियर्सन स्पीयरमैन का रो टी वैल्यू या स्टैंडर्ड डेविएशन? नॉट डिपेंड ऑन मीन। क्वेश्चन नंबर 26 सही, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी स्पीयरमैन। स्पीयरमैन रो मध्य मान पर आधारित नहीं है, जबकि पियर्सन टी मान प्रमाप विचलन मध्य मान पर आधारित है। अगला क्वेश्चन 27। इनमें से किस आयोग ने सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा विकेंद्रीकरण किया था? Which of the following commission first decentralized the primary education? Question number 27। लग रहा है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उठा उठा के लाए गए हैं वो क्वेश्चंस। अब इनका ईयर भी पूछा जा सकता है, मान लीजिए हंटर कमीशन, सेटलर कमीशन, मुदालियार या कोठारी, इन सबका ईयर वाइज या सीक्वेंस में लगाने को आ सकता है, ईयर वाइज पूछा जा सकता है, रिकमेंडेशन पूछे जा सकते हैं, है ना। यहाँ पर इंपॉर्टेंट जिसको लग रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट बहुत, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही एग्जाम में पैटर्न आ रहा है, वो थम्स अप कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए 27 का सही आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर ए हंटर कमीशन। हंटर कमीशन होगा ना यहाँ पे, जल्दी से बताना। विलियम हंटर। हंटर आयोग ने सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा विकेंद्रीकरण किया था। 1880 में लॉर्ड रिपन को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था और 1882 में कमीशन गठित किया जिसे भारतीय शिक्षा आयोग कहा गया था और विलियम हंटर इसी कमीशन के सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 28। आर्टिकल 24, आर्टिकल 48, आर्टिकल 49, आर्टिकल 30 किससे संबंधित है? रिलेट टू। अब देखिए मैचिंग वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, कोडिंग वाले सबसे ज्यादा आते हैं। अभी ये बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा?
बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऐसे आर्टिकल या तो एमसीक्यू में आएंगे या डायरेक्ट आएंगे आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 28, सही आंसर बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर डी। अल्पसंख्यकों के लिए एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज की बात करें तो आर्टिकल 30, कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट नेशनल साइट्स एंड प्लेस आर्टिकल 49, चाइल्ड लेबर प्रोविजन आर्टिकल 24 और एग्रीकल्चर एजुकेशन 48। क्वेश्चन नंबर 29 लीजिए एक और मैचिंग, मैचिंग वाले क्वेश्चन की तो हैबिट पड़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 29, सैडलर 1917 में आया, बिल्कुल सही दीपिका। चलो जल्दी से फास्ट आंसर करना। क्वेश्चन नंबर 29, बर्ट्रैंड रसेल, रूसो, सुकरात, विलियम जेम्स। नेचुरलिज्म किसने दिया, प्रैग्मेटिज्म किसने दिया, आइडियलिज्म, रियलिज्म? जो आपको पढ़ाया है वैसा ही क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में। 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। रसेल का कौन सा है, यथार्थवाद, यानी ऑप्शन नंबर 4 रियलिज्म। रूसो नेचुरलिज्म, सुकरात किससे संबंधित है, आइडियलिज्म, और विलियम जेम्स प्रैग्मेटिज्म। ठीक है, तो ऐसे ही आपसे पूछे जाएंगे फिलोसॉफी से रिलेटेड भी। क्वेश्चन नंबर 30, लीजिए एक और मैचिंग। क्वेश्चन नंबर 30, वुड डिस्पैच, हंटर कमीशन, सैडलर कमीशन, हटोग कमिटी। मैचिंग बैठाइए, सेकेंडरी यूनिवर्सिटी एजुकेशन, प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन, एम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। चलिए देखिए 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 4321, यानी वुड डिस्पैच किस में आया, वुड डिस्पैच एम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से संबंधित, हंटर आयोग प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन, सैडलर यूनिवर्सिटी एजुकेशन और हटो कमिटी सेकेंडरी। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन बताया गया है जो सही है। और अगर हम बात करें तो एक बार ये वाला क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में भी आया था, तो ये क्वेश्चन में डी ऑप्शन को एनटीए ने सही कहा था। इसमें से डी ऑप्शन को ऑलरेडी उसने कहा था कि सही है, हालांकि वन सही है, ए सही है, लेकिन एनटीए की तरफ से ये क्वेश्चन डी सही साबित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31, बुक्स और उनके राइटर्स पूछे जा रहे हैं इस समय, इसलिए ये क्वेश्चन डालना जरूरी था। क्वेश्चन नंबर 31, ह्यूमन सोसाइटी जोन्स, सोशलॉजी सिस्टमैटिक, इंट्रोडक्शन जॉनसन, इंट्रोडक्शन टू सोशलॉजी डॉसन और गेट्स, द स्ट्रक्चर ऑफ अ सोशल एक्शन टेलकॉट पार्सन्स। अब आप कहेंगे ये पेपर वन में है, बिल्कुल पेपर वन में है। पेपर वन में सिर्फ पेपर वन नहीं, जो भी आपका रेलेवेंट सब्जेक्ट जो साथ में पेपर टू होगा उससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। हे भगवान, कौन बोला, एलएम? हे भगवान, अभी सोचिए ये क्वेश्चंस अभी फिर भी दिख रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो मैं अभी लिख करके दे रही हूँ, जब आप लोग क्वेश्चन पेपर देखोगे ना स्टार्टिंग में, आपको ऐसे ही लगेगा हे भगवान कहाँ लाकर बैठा दिया, ये यूपीएससी का हम पेपर देने जा रहे हैं कि यूजीसी नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो इसीलिए अपने माइंड सेट को वैसे बना के चलो कि कैसा भी क्वेश्चन आए हमने सॉल्व करना है। 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ह्यूमन सोसाइटी, जो कि सही नहीं है, बाकी सब सही है। ठीक है, तो याद कर लेना भाई, थोड़ा थोड़ा याद करते चलो। क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन सा वितरण मुक्त सांख्यिकी है या डिस्ट्रीब्यूशन फ्री स्टेटिक्स है?
ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से होगा जेआरएफ, क्योंकि ये क्वेश्चंस जैसा कि मैंने कहा जिन्होंने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए हैं उनको पता है कि ऐसा ही ट्रेंड आ रहा है। अब ये चीज जो यहाँ पर मैचिंग में आप देख रहे हो सकता है वो एमसीक्यू में आ जाए या स्टेटमेंट में आ जाए, ज्यादा डिफरेंस कुछ नहीं होगा। रिवीजन करिए ज्यादा से ज्यादा, एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितना सॉल्व करोगे। अगर आज के इस सीरीज में आपके क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं यानी कि हमारा डायरेक्शन सही नहीं है, अभी भी टाइम है, जितना ज्यादा हो सके एमसीक्यू पीवाईक्यू सॉल्व करना शुरू करो। 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, काई वर्क परीक्षण या काई स्क्वायर टेस्ट। सांख्यिकी का कोई भी परिकल्पना परीक्षण है जिसमें परीक्षण सांख्यिकी का नमूना मुक्त वितरण काई वर्क वितरण होता है। वितरण मुक्त सांख्यिकी इनमें से कौन सा है? तो काई स्क्वायर टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 33, जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी हैबिट बढ़ेगी सॉल्व करने की। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ मेमोरी इज करेक्ट? अगर गलत हो रहे हैं कोई टेंशन वाली बात नहीं है, रिवाइज करिए क्वेश्चन। अभी ये वाली सीरीज अभी जैसे हम वीडियो फिनिश करें तुरंत दोबारा फिर से वीडियो को देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इनमें से आएंगे क्वेश्चन जो इस समय हम रिवीजन जितने भी कराएंगे सारे रिवीजन इंपॉर्टेंट है। तो सही आंसर क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले क्या आएगा? लर्निंग, यानी सबसे पहले लर्निंग करेंगे, रिटेंशन करेंगे, रिकॉल करेंगे और फिर रिकॉग्नाइज करेंगे। स्मृति के तत्व या सीक्वेंस में सबसे पहले लर्निंग होती है, फिर रिटेंशन होता है यानी धारण, फिर रिकॉल यानी पुनः स्मरण और फिर पहचान। क्वेश्चन नंबर 34, घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। 34। और जिन्होंने ये भी नहीं पढ़ा, बिल्कुल थ्योरी नहीं पढ़ी, उनके लिए एप्लीकेशन में पेपर 1 के वन लाइनर क्वेश्चंस मैंने डाल दिए हैं पूरे 10 यूनिट्स के। प्लस आप लोग चाहो जितनी भी अभी हमारी थ्योरी क्लासेस हुई हैं, अभी तक जितनी भी पीडीएफ थी हमारी थ्योरी से रिलेटेड वो चीज, और साथ ही साथ वीडियोस की पूरी सीरीज, मतलब जैसे जैसे हमारी क्लास हुई है सेम सीरीज वो भी एप्लीकेशन पे लगा दी है। आप लोग डायरेक्टली वो भी आप डायरेक्टली जाकर के परचेस कर सकते हो कोर्स को। और कहते हैं ना जब किसी चीज को हम लेते हैं तो उसको हम लोग उतनी ही मेहनत उतनी ही ईमानदारी से पढ़ते हैं। तो इसलिए सॉल्व करते जाओ, पढ़ते जाओ, रिवीजन करते जाओ और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। आपने कहा डी आंसर, 34 का सही आंसर डी बिल्कुल सही है। तो वुड डिस्पैच 1854, सेडलर आयोग 1919 में, वुड एक्ट 1937 और सार्जेंट रिपोर्ट 1944। ठीक है, 34 के बाद यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए फिनिश कर रहे हैं 34 क्वेश्चंस तक। जिन्होंने भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है भाई जल्दी से डाउनलोड कर लो क्योंकि एग्जाम आने में टाइम नहीं रह गया है। आपके लिए लेकर आएंगे और भी क्वेश्चंस पीवाईक्यू से रिलेट करते हुए। थोड़ा सा मेरा गला जैसा आप लोग देख रहे होंगे तबीयत सही नहीं है, बैठा हुआ है, तो 1 से 2 दिन लगेगा। हम लोग फिर मैराथन क्लास स्टार्ट करेंगे, यानी अभी जो 2-3 दिन का हमारा गैप हुआ है, रिवीजन जो क्लास हमारी 2-3 दिन नहीं हुई है, उसको हम लोग मैराथन में पूरा सॉल्व करेंगे। बस आप लोग ब्लेसिंग करते रहना, जल्दी ठीक हो जाऊं, ठीक है? और बाकी ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। पढ़ना जरूर क्वेश्चंस को, एक्सप्लेनेशन को। थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन, आप लोगों के सपोर्ट से यहाँ तक पहुंचे हैं। और आप लोगों सबसे रिक्वेस्ट है कोर्स परचेस करो ना करो लेकिन एप्लीकेशन सब लोगों ने जरूर डाउनलोड करनी है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।